खबर झारखंड से। झारखंड के खिलाड़ियों के लिए सीधी नियुक्ति का आया मौका, जल्द करे आवेदन। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के लिए एक बार फिर अवसर प्रदान किया है। पिछले साल जो खिलाड़ी आवेदन देने से चूके थे वो इस साल सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय ने राज्य के खिलाड़ियों से 20 नवंबर 2020 तक आवेदन मांगा है। बता दें कि विगत दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल विभाग की वेबसाइट और खिलाड़ियों के लिए वेब पोर्टल लॉन्च करते हुए जल्द खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की बात कही थी। साथ ही 31 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने की बात भी कही थी। जानिए कि विपक्षी नेताओं के बारे में क्या कह डाले हेमंत सोरेन। झारखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। यहां 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों सीटों पर हो रहे चुनाव में नेताओं की आपसी बयानबाजी लगातार हो रही है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब एक दूसरे के खिलाफ ये आग उगलने की बाज नहीं आते। एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को नालायक कर दिया, तो उससे पहले रघुवर दास हेमंत सोरेन के बारे में चोट्टा शब्द का उपयोग कर चुके हैं। शुक्रवार को इंटरनेशनल मीडिया पर एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर शब्द के तीर चलाए। उन्होंने कहा कि हमारी झारखंड सरकार पर लोगों का विश्वास देखकर विपक्ष के अलबला गया है। बीजेपी ने मुझे रोकने के लिए पिछले चुनाव में दिल्ली की अपनी पूरी फौज लगा दी थी, पर जनता का असीम आशीर्वाद हम लोगों को मिला। इस चुनाव में 3 दिन पूर्व सीएम बीजेपी ने मेरे खिलाफ लगा रखे हैं। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की कार के सामने आ गया ट्रक, चोटिल मंत्री का जामताड़ा सदर अस्पताल में हुआ इलाज। झारखंड के कृषि मंत्री, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख बाल बच गए। गुरुवार की देर रात राजधानी में रांची से जामताड़ा जाने के क्रम में उनकी तेज रफ्तार कार के सामने एक ट्रक आ गया। सामने से ट्रक को आते देख कृषि मंत्री की कार के चालक ने तत्काल ब्रेक लगाया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। हालांकि कृषि मंत्री श्री पत्रलेख के सिर में चोट लगी है, उनकी उंगली भी फ्रैक्चर हो गया है। लोहरदगा में पुलिस टीम पर नक्सली का हमला, आईडी ब्लास्ट किया, 2 जवानों को लगी गोली। लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित सेरेंगदाग थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर शुक्रवार को दिन दहाड़े पुलिस और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुआ। इस दौरान माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। यह ब्लास्ट मुख्य पथ पर किया गया। इसमें 2 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने बेहतर इलाज के लिए राजधानी रांची लाया जा रहा है। एसडीपीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि कर दी है। बताया गया कि हवलदार कृष्ण ओराव घटना के दौरान गायब हो गया था। वह 1 घंटे बाद सुरक्षित थाने पहुंचा। अभी घायल इलाज लोहरदगा में ही एम्बुलेंस में किया गया जा रहा है। रांची से हेलीकॉप्टर से मंगाया गया है। इसके बाद घायलों को रांची ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार नक्सलियों को भी नुकसान पहुंचा है। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, सरना धर्म कोड पर विशेष सत्र बुलाएगी सरकार। दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में कहा कि आगामी जनगणना में सरना धर्म कोड के लिए विशेष सत्र आहूत करने के लिए वे बहुत जल्द राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रस्ताव भेजेंगे। उन्होंने कहा कि वे स्थापना दिवस के पहले विशेष सत्र आहूत कर ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे। बेरमो में बोले बंधु तिर्की, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं रघुवर दास। दिन में देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। रघुवर दास और उनकी पार्टी भाजपा दोनों दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 10 नवंबर 2020 को इन लोगों की सच्चाई का पता चल जाएगा। ये बातें विधायक बंधु तिर्की ने कही। मांडर के विधायक और बाबूलाल मरांडी के पुराने साथी बंधु तिर्की ने भाजपा और रघुवर दास सरकार पर निशाना साधते हुए बातें कही। उन्होंने कहा कि सूबे की जनता को रघुवर दास को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ गए हैं। वो लगातार अलगरल बयानबाजी कर रहे हैं। श्री तुर्की ने कहा कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बयानबाजी कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि वह पूरी तरह से डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करना पड़ेगा महंगा, होगी कार्रवाई। बीएसएनएल सेल प्रबंधन व अधिकारियों के फैसले के खिलाफ अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने या कंपनी की छवि खराब करने पर कर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के प्रबंधक की ओर से सोशल मीडिया पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उधर सेल की माइंस किरीबुरु व इसको बर्नपुर इकाई में इससे संबंधित सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इधर बोकारो स्टील प्लांट में भी इसकी तैयारी चल रही है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने या कंपनी की छवि को ठेस पहुंचाने को लेकर प्रबंधन की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले किरीबुरा माइंस के बाद अब बर्नपुर स्थित सेल ISP के निर्देश जारी कर दिया गया है। प्रबंधन की ओर से निर्देश कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी अपनी या उसके अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उस कंपनी के कानून के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। रांची में 15 नवंबर से बढ़ेगी ठंड। पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा ठंड के आसार। वर्तमान में प्रशांत महासागर का तापमान 0.5 डिग्री से कम। राजधानी समेत राज्य भर में सुबह और शाम के वक्त ठंड शुरू हो गई है, लेकिन यह 15 नवंबर से तेज होगी। रांची में पिछले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया है। अक्टूबर के आखिरी तक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहने की संभावना है। हालांकि दिन के वक्त अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री तक दर्ज की जा रही है। वही मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा ठंड होने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार लाल नीला या प्रभाव दिसंबर से दिखने लगेगा। प्रशांत महासागर में वर्तमान में तापमान 0.5 डिग्री से नीचे है। यह भी कड़ाके की सर्दी का संकेत है। रांची में बुधवार रात को न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस और गुरुवार को अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अब खबर देश की विभिन्न योजनाओं से। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, प्याज के भाव अब तेजी से होंगे कम। 4 दिन बाद खुली लासलगांव गांव मंडी। प्याज को लेकर एक और अच्छी खबर है। एशिया के सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक के लासलगांव में प्याज की नीलामी एक बार फिर शुरू हो गई है। इनकम टैक्स के छापों और प्याज की स्टॉक लिमिट को लेकर व्यापारी नाराज चल रहे थे, इसलिए व्यापारियों ने पिछले 4 दिनों से मंडी का कामकाज बंद रखा था और नीलामी नहीं हो रही थी। लासलगांव मंडी में कल सबसे बढ़िया क्वालिटी का प्याज का भाव 5900 रुपये क्विंटल रहा। औसत दर्जे के प्याज का भाव 5100 रुपये क्विंटल और सबसे खराब क्वालिटी का प्याज का भाव 1500 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर बिक रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश में सप्लाई होने वाले प्याज का 35% हिस्सा लासलगांव मंडी से ही जाता है। ऐसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा। क्या आप हैं दायरे में? LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा अब हर कोई उठा सकता है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर निजी कंपनी में काम करने वाले भी सरकार के इस स्कीम के दायरे में आ गए हैं, लेकिन इसमें एक पेंच है। LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्होंने नए इनकम टैक्स सिस्टम को अपनाया है। इसका फायदा सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिन्होंने पुराना टैक्स सिस्टम अपनाया हुआ है। 2,30,000 किसानों से होगी 208.5 करोड़ रुपए की वसूली। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली 2,000 रुपए की किस्त किसानों के खाते में दिसंबर में आने की संभावना है। वहीं अब केंद्र और राज्य सरकार फर्जीवाड़ा करने वाले किसानों से पैसे वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में इनकम टैक्स चुकाने वाले लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये दिए गए, जबकि इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जिनके पास अपनी जमीन है और वे इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। इसका लाभ उन किसानों को भी नहीं मिलेगा जिन्होंने 10,000 रुपये मासिक पेंशन या डिविडेंड मिलता है। 2 दिन बाद से खाते में पैसा जमा करने और निकालने पर भी देना होगा चार्ज। जानिए कौन से बैंक से बदल जाएंगे नियम। बैंकों में अब अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी फीस देना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अगले महीने यानी 2 दिन बाद 1 नवंबर से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। इस पर बैंक ऑफ इंडिया, PNB, एक्सिस और सेंट्रल बैंक भी जल्द फैसला लेने वाले हैं। खबर है देश विदेश से। पुलवामा हमले में पाकिस्तान ने स्वीकारा अपना हाथ। विदेश राज्य मंत्री VK सिंह ने दिया करारा जवाब।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान ने अपना हाथ स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद से भारत का कड़ा रुख और कड़ा संदेश जारी है। इस दौरान भारत के विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने विपक्ष पर तंज कसा और साथ ही कहा कि ऐसे लोगों के बीच चौराहे पर जूते मारने चाहिए। पूर्व सेना प्रमुख और वर्तमान केंद्र सरकार के मंत्री वीके सिंह ने पुलवामा हमले पर पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि आखिरकार पाकिस्तान का झूठ सामने आ ही गया। जब पुलवामा हमला हुआ तो सरकार पर आरोप लगे कि सरकार ने ही हमला करवाया, लेकिन अब पाकिस्तान के एक मंत्री द्वारा पुलवामा हमले की स्वीकारता से पता चलता है कि पाकिस्तान ही भारत में आतंकी हमलों के पीछे जिम्मेदार रहा है। एकता मॉल और चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क के बाद पीएम मोदी ने किया सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचे। पीएम मोदी ने राज्य के दिवंगत नेता केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका गुरुवार को निधन हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वन का भ्रमण भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने एकता मॉल का उद्घाटन किया। चर्च में हुई हत्याओं पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा आतंकवाद के खिलाफ जंग में फ्रांस के साथ है भारत। फ्रांस के नीस शहर में चर्च में हुए आतंकी हमले समेत सभी आतंक हमलों में निंदा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उनका देश फ्रांस के साथ है। उल्लेखनीय है कि एक हमलावर ने फ्रांस के नीस शहर में एक चर्च में घुसकर एक महिला समेत 3 लोगों की हत्या कर दी थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि फ्रांस के एक चर्च में हुए हमले सहित हाल के दिनों में वहां हुए आतंकी घटनाओं की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पीड़ित परिवार को फ्रांस की जनता के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को भी मिलेगा केंद्र कर्मचारियों की तरह ये फायदा। यदि आप भी निजी कंपनी या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो मोदी सरकार की इस निर्णय से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जी हां, दिवाली से पहले आपको मोदी सरकार ने यह एक तोहफा देने का काम किया है। लाखों केंद्र कर्मचारियों को पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कुछ सुविधाएं दी थी जो LTC को लेकर है। इसके बाद मोदी सरकार ने निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मियों के लिए भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जो LTC को लेकर ही है। राहुल गांधी ने किया मोदी के VVIP चार्टर पर सवाल, किसके आए अच्छे दिन। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा पर तनाव का मुद्दा उठाया। गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के VVIP चार्टर और भयंकर ठंड में ली अपने काम को अंजाम दे रहे सैनिकों की स्थिति की तुलना करते हुए सवाल किया कि अच्छे दिन किसके मिले। राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक न्यूज रिपोर्ट को शेयर करते हुए यह सवाल उठाया कि उन्होंने लिखा, देश के जवान भयंकर सर्दी में साधारण टेंट में गुजारा करते हुए भी चीन के आक्रमण का डटकर मुकाबला करते हैं, जबकि देश के PM 8400 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं और चीन का नाम तक लेने से डरते हैं। किसके मिले अच्छे दिन। 1 नवंबर को गोरखपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगमन की तैयारी को लेकर अधिकारियों की हुई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरफोर्स की हवाई पट्टी पर आएंगे। वहां बिहार में चुनावी सभा के बाद शाम 4 बजे के करीब हेलीकॉप्टर से गोरखपुर एयरफोर्स पहुंचेंगे। वहां से राज्य के विमान से दिल्ली प्रस्थान करेंगे। ओवैसी ने राजद, भाजपा, जदयू पर साधा निशाना, कांग्रेस को बताया कमजोर पार्टी। AMIM के सुप्रीमो अवैसुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे कमजोर पार्टी है। कांग्रेस का वोटर मोदी की दीवानगी में वोट करता है। बिहार में 15 साल राजद व 15 साल नीतीश कुमार के सुशासन भी जनता देख चुकी है। दोनों ने 30 साल के कार्यकाल में बिहार व बिहार की जनता को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। सत्ता पाने के लिए अकलियों के साथ इंसाफ नहीं किया। सत्ता का सुख पाने के लिए मुसलमानों का सिर्फ वोटर के रूप में इस्तेमाल किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी चौसर पर नीतीश का दाव, आरक्षण पर दिया बड़ा बयान। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी चौसर पर अब आरक्षण का दाव खेला गया है। इस बार पहली चाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चली है। नीतीश ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की वकालत की है। नीतीश ने कहा कि हम तो चाहेंगे कि जनता की आबादी उसके हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। बाजार के मजबूत मांग से महंगा हुआ सोना, चांदी की कीमतें भी बढ़ी। हाजिर बाजार के मजबूत मांग के कारण सट्टेरियों ने ताज़ा सौदे की लिवाली की, जिससे वादा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 268 रुपये की तेज़ी के साथ 50,550 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इसी तरह चांदी की कीमत 211 रुपये की तेज़ी के साथ 60,383 रुपये प्रति किलो हो गई।
हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।